नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का इस सेशन के अंदर जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज ऑन सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। अब आज का जो पहला सवाल है बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है और वो ये कहता है कि देयर आर 7 आइडेंटिकल बर्ड्स जो कि उड़ रही हैं। दे आर फ्लाइंग साउथ टुगेदर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अ हंटर शूट्स वन ऑफ देम व्हिच इमीडिएटली डाइज एंड फॉल्स टू द ग्राउंड। द अदर 6 कंटिन्यू फ्लाइंग साउथ एट द ओरिजिनल वेलोसिटी। आफ्टर वन बर्ड हैज हिट द ग्राउंड, जब एक चिड़िया रुक गई और जमीन पर गिर गई बेचारी, देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द 7 बर्ड्स वुड बी। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? देखो सिंपल सी बात है, लेट अस से इन सबकी जो वेलोसिटी थी वो v थी। अगर इन सबकी वेलोसिटी v थी, अब हो ये रहा है कि मान लेते हैं हर चिड़िया का मास m है और सारी चिड़ियां जो है वो आइडेंटिकल बता रखी हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि मास सबका बराबर है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है तो वो क्या होती है? वो होती है सिग्मा एम आई वी आई अपॉन सिग्मा एम आई। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा? अब यहां पे ये हो जाएगा कि भाई 6 चिड़िया तो अभी भी वी वेलोसिटी से जा रही हैं, लेकिन एक चिड़िया रुक गई, तो इसके लिए जो यहां पे जो लिखा जाएगा वो होगा 6 टाइम्स m इंटू वी प्लस 1 टाइम्स, मतलब एक चिड़िया रुक गई उसका जो मास आएगा उसका मास होगा कितना? उसका मास हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी 0 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टोटल मास? टोटल मास इज 7m। ठीक है, तो जैसे आप ये लिखोगे यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6v/7। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब ये एक चिड़िया रुक गई है और बाकी सारी 6 चिड़िया जा रही हैं, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं सातों चिड़िया के? तो पहला आएगा इट कंटिन्यू साउथ विद ओरिजिनल स्पीड। नहीं, कंटिन्यू साउथ बट एट 6/7 ऑफ द ओरिजिनल वेलोसिटी। हाँ, तो ओरिजिनल वेलोसिटी हमने v मानी थी और जो अब नई सेंटर मास की वेलोसिटी आ रही है वो 6v/7 आ रही है, और इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि अ मैन वेइंग 80 kilograms इज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ फ्लैट बोट एंड ही इज 20 meters अवे फ्रॉम द शोर। He walks 8 meters on the boat towards the shore and then halts. The boat weight is 200 kilograms. How far is he from the shore at the end of this time? तो आप पहले समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि देखिए यहां पर एक तो शोर है और उसके सामने एक बोट है। ठीक है, एक फ्लैट बोट है, वो इस तरीके से है, और उसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, आदमी ये हो गया। बोट 200 किलोग्राम की है और आदमी जो है वो 80 किलोग्राम का है, 80 किलोग्राम का है। ठीक है, अब हो ये रहा है कि भाई यहां पे तो पानी भरा हुआ है। अब अगर यहां पानी भरा हुआ है तो इसके ऊपर बोट या आदमी और बोट का जो सिस्टम है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कितनी है? वो 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है। इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों का जो सिस्टम है उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी एक्सेलरेशन 0 आएगी। अब सेंटर मास की वेलोसिटी पहले से 0 थी, सेंटर मास की वेलोसिटी 0 है, सेंटर मास की एक्सेलरेशन 0 ही आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो कभी चेंज ही नहीं हुई, वो हमेशा 0 रह गई, और इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 आएगा। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन देखें तो वो क्या आता है? हम ये कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन होता है वो होता है सिग्मा एम आई एस आई वेक्टर अपॉन सिग्मा एम आई। ठीक है, और अगर ये 0 है इसका मतलब सिग्मा एम आई एस आई खुद भी 0 है। ठीक है, अच्छा होगा क्या? वैसे तो हम ये बात समझ सकते हैं कि अगर आदमी और बोट के बीच में फ्रिक्शन है तो आदमी आगे बढ़ेगा और बोट पीछे जाएगी। ठीक है, लेकिन और ये बात ऑब्वियस है कि ये आगे जा रहा है ये पीछे जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ ये वाला हमें सिर्फ इस क्वेश्चन को प्रिपेयर नहीं करना है, हमें हर क्वेश्चन जो ऐसा इस तरीके का आ सकता है उसके ऊपर प्रिपरेशन करनी है। तो अब उस केस में हम क्या बोलेंगे कि भाई सिंपल सी बात यह है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई बोट के ऊपर एक आदमी नहीं है, 3-4 आदमी है। अब कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है, अब सबके मोशन अलग अलग हैं, तो ये जज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि एक्चुअली एब्सोल्यूट फ्रेम में कौन कहां जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि बजाय ये मान लेने के कि आदमी आगे गया और बोट पीछे गई, हम ये मान के चलते हैं कि सब कुछ आगे ही जा रहा है, सो दैट अपने आप मैथमेटिकली आपके पास आंसर आ जाएगा। जो चीज पॉजिटिव आ रही है वो आगे जा रही है, जो चीज नेगेटिव आ रही है मतलब वो चीज पीछे आई है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि आदमी गया मान लीजिए x1 आगे और बोट गई मान लीजिए x2 आगे। अगर आदमी x1 आगे जा रहा है, बोट x2 आगे जा रही है, ऑब्वियसली बात है ये गलत है। हम ये इनफैक्ट हम ये अभी से सोच सकते हैं कि x2 देखो नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, अगर हम निकालेंगे तो x2 नेगेटिव आना चाहिए।
अब हुआ ये है कि जो आदमी है वो बोट के ऊपर 8 मीटर चला है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब ये हो गया कि हम ये कह सकते हैं 80 इंटू x1 m1 s1 प्लस 200 इंटू x2 शुड बी इक्वल टू 0। उम्मीद आपको समझ में आ रहा है कि मैंने बोला भी पहले कि x1 x2 एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट्स हैं जो एक्चुअली हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बोट के रिलेटिव आदमी कितना चला है? बोट के रिलेटिव आदमी चला है x1 माइनस x2, वो चला है 8 मीटर, यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे बेसिकली निकालना है x1। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये पूछा है कि भाई ये आदमी जो है वो शोर से ओरिजिनली 20 मीटर की दूरी पे था और वो ये चाहते हैं कि बताओ एट द एंड ऑफ द टाइम आदमी बोट से कितनी दूर चला गया। तो अगर मुझे पता चल जाए कि आदमी कितना चला है तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि वो शोर से कितनी दूर रह गया। तो यहां से बेसिकली अगर मैं x1 के लिए सॉल्व कर लूं तो मेरा काम चल जाना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं तो क्या आएगा, देखो यहां पे हमें कह सकते हैं कि भाई 80 को मैंने यहाँ पे 4 से काटा तो ये तो 2 बन गया, मतलब 20, 0 से 0 कट चुका है और ये बन जाएगा 5। इसका मतलब यहां पे आ गया एक्सप्रेशन 2x1 प्लस 5x2, 2x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और मुझे x2 एलिमिनेट करना है तो इस वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये आ जाएगा 5x1, सॉरी हाँ, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 5x1 माइनस 5x2 इक्वल टू 40, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा? ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 7x1 की वैल्यू आ जाएगी 40। यहां से पता चला x1 आ गया है 40/7 जो अप्रोक्सीमेटली होता है 5.7 के आसपास, ठीक है, 5.7 मीटर्स। इसका मतलब आदमी एब्सोल्युटली सिर्फ 5.7 मीटर चला है जो शोर से 20 मीटर दूर था। तो अब वो शोर से कितनी दूर है? तो अब वो शोर से 20 माइनस 5.7 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 40.3, 20 माइनस 5.7 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 14.3 के आसपास रहा होगा। 14.3 मीटर्स उसका आंसर आएगा, ठीक है। 14.3 ऑप्शंस में है क्या? हाँ बिल्कुल ऑप्शंस में है और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है ये वाला। यहां पे हो सकता है कि वो देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है पर एक्चुअली ये काफी आसान सा सवाल हो सकता है। देखते हैं। लोअर सरफेस ऑफ द प्लैंक इज रफ। ये जो सरफेस है ये रफ है, ठीक है, एंड लाइंग एट रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। अपर सरफेस ऑफ द प्लैंक इज स्मूथ। ये वाला जो सरफेस है ये वाला जो सरफेस है ये स्मूथ है। Upper surface of the plank is smooth and has a smooth hemispherical hemisphere placed over it through a light string as shown in the figure. After the string is burnt, trajectory of center of mass of the sphere is. अब देखो पहले तो हमने यार रस्सी में आग लगा दी, रस्सी कट गई, क्या बचा? ये बच गया प्लैंक। लेकिन दिक्कत ये है कि प्लैंक के नीचे, प्लैंक पे फोर्सेस क्या, सॉरी प्लैंक नहीं, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर पे फोर्सेस क्या क्या है? हेमिस्फीयर पे एक तो फोर्स लग रही है mg, स्वयं साक्षात mg नीचे की तरफ, फ्रिक्शन इसमें है नहीं, और दूसरा लग रहा है सरफेस से नॉर्मल। तो देयर इज जस्ट अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड अ वर्टिकल फोर्स, सॉरी देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, ओनली वर्टिकल फोर्सेस आर देयर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होगा उसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हमेशा 0 ही आएगी और जो एक्सेलरेशन आएगी वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी। इसका मतलब या तो ये ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब अगर वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन मूव कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास की जो ट्रेजेक्टरी होगी वो कैसी आने वाली है? सेंटर मास की ट्रेजेक्टरी हमेशा आएगी एक स्ट्रेट लाइन। समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद लिखा है अ बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम इज एक्टेड ऑन बाय अ फोर्स व्हिच वेरीज एज शोन इन द ग्राफ। फोर्स और टाइम का ग्राफ यहां पे दे रखा है आपको। मोमेंटम अक्वायर्ड इज, व्हाट इज द मोमेंटम अक्वायर्ड? तो मोमेंटम अक्वायर कैसे करेंगे हम लोग? सिंपल सी बात यह है कि हमें यह पता है कि फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है। फोर्स इज गिवन बाय dp/dt, वेक्टोरियली भी कह सकते हो, हालांकि ये सब एक ही डायरेक्शन में है तो इसलिए मैग्नीट्यूड से भी काम चल जाएगा। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो चेंज इन मोमेंटम को मैं इंटीग्रल f वेक्टर डॉट dt बोल सकता हूं क्या? ठीक है।
और इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं एफ डी टी का जो एफ और टी का जो ग्राफ है, इंटीग्रल एफ डी टी क्या है, वो एफ टी ग्राफ का एरिया है, तो वही तो चेंज इन मोमेंटम बन जाएगा। तो ऑल आई नीड टू डू इज, इन्होंने पूछा क्या, व्हाट इज द मोमेंटम अक्वायर्ड इज, इनिशियल मोमेंटम क्या था, वो 0 था, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नया मोमेंटम आया है वो बेसिकली ये एरिया हो जाएगा, और एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम आप निकाल सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भाई ये वाला जो एरिया है ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये तो आ गया 50। और ये जो ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो वो ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, हाफ, बेस इज 4 एंड हाइट इज 10, तो ये आ जाएगा 20, यानी कि टोटल एरिया आ जाएगा 50 + 20, यानी कि टोटल एरिया हो जाएगा 70, एंड दैट इज द चेंज इन मोमेंटम। आंसर इज कैलकाटा। समझ में आ गई वाली बात। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये हो रहा है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा टू द वर्टिकल, प्लीज नोट यहां पे वर्ड लिखा है वर्टिकल, ऑन इट्स पाथ इट मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पर, with a vertical wall and returns to the ground. The total time of flight of the ball is, तो बॉल का जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे इसके अंदर, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जमीन है और दीवार है, ये दीवार हो गई, ठीक है, इस तरीके से तो दीवार आ गई और जमीन है, यहां पर एक बॉल है, बॉल वर्टिकल से थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट हुई है। अब इसमें आपको ये नहीं बताया गया है कि दीवार कितनी दूर है, बस आपको ये बताया गया है कि जो कोलिजन है वो इलास्टिक होने वाला है। तो अब वेलोसिटी v दे जरूर रखी है, पर वो v जो है वो कितनी है, मतलब ये जो दूरी है इतना पक्का है कि चलो कोलिजन होगा, पर वो जो रेंज है, रेंज से देखो होने को बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे कि एक ये हो सकता है कि वो यहां से जाए यहां गिर जाए बिल्कुल नीचे, होने को ये भी हो सकता है कि वो यहां से जाए और यहां टप्पा खा के फिर नीचे गिर जाए। एक केस ये भी हो सकता है कि वो यहां से जाके टॉप मोस्ट पॉइंट पे टकराए फिर रिट्रेस करते ही वापस आ जाए। इनफैक्ट एक केस ये भी हो सकता था कि वो ऊपर जाते हुए नीचे आते टाइम टकराए और फिर गिर जाए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन खूबसूरत बात यहां पर यह है कि इन सब में से कोई सा भी केस हो दैट डजंट मैटर। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि वो जो बॉल जब वहां जाके टकराएगी, कभी कहीं भी जाके टकराए, तो जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा दीवार से, जो इंपल्सिव फोर्स आएगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी, जिसका वर्टिकल वेलोसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और इसकी वजह से क्या होगा, अच्छा जैसा कि हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोजेक्टाइल की वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो जब ये टकरा रहा है, चाहे पहले टकराने के जस्ट पहले जो वर्टिकल वेलोसिटी थी बॉल की, टकराने के जस्ट बाद में भी वही वर्टिकल वेलोसिटी होगी बॉल की। और इसका मतलब क्या हुआ कि दीवार से टकराने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर आपको इसका टाइम पीरियड निकालना तो आप सिंपली जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम पीरियड निकालते हैं वैसे निकाल सकते हो। अगर आपको याद आ रहा हो तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम पीरियड निकालने का तरीका क्या था, वो था 2 × uy/g। uy/g में जाके रुकेगा और uy/g में ही आके वापस आएगा। तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड आएगा वो 2 इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन g। अब यहाँ पे uy कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा v cos थीटा, यानी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 2v cos θ/g, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन बॉम्बे, आंसर होगा ऑप्शन बॉम्बे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है ये, अ बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम स्ट्राइक्स अ हेवी प्लेटफॉर्म इलास्टिकली मूविंग अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स पर सेकंड। The speed of ball just before collision is 10 meters per second. Then the impulse imparted by the platform on the ball is. एक बार फिर हम यहां देख सकते हैं कि जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसका मास तो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा आपका रिलेटिव वाला मेथड, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो इसलिए आसान है, लेकिन अगर इनइलास्टिक होता तो क्या करते ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अगर ई की वैल्यू दे रखी होती, जो कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन है उसकी कोई वैल्यू दे रखी होती तो क्या करते हैं, तो भी हमें यहाँ पर समझ में आना चाहिए। हालांकि इलास्टिक कोलिजन में ये होता है कि जो स्पीड ऑफ अप्रोच होती है वो स्पीड ऑफ रिट्रीट के बराबर हो जाती है। तो अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, वो 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, तो यानी कि इस प्लैंक के रिलेटिव वो 15 मीटर पर सेकंड से आ रहा था।
ठीक है, यानी कि जब वापस लौट के जाएगा तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है, सॉरी स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन आपस में बराबर होने चाहिए। यानी कि अगर वो 15 मीटर पर सेकंड से बॉल आई है प्लैंक के रिलेटिव, तो वो 15 मीटर पर सेकंड से ही जानी चाहिए। अब लौटते टाइम अगर वो प्लैंक के रिलेटिव 15 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 15 मीटर पर सेकंड से, तो वो प्लैंक के रिलेटिव जा रही है और प्लैंक खुद जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब ये हो गया कि एक्चुअली जो बॉल की वेलोसिटी होगी उसमें 5 मीटर पर सेकंड आपको ऐड करना पड़ेगा और ये आएगा 20 मीटर्स पर सेकंड। यानी कि वो आया था 10 मीटर पर सेकंड से और लौट रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। उस हिसाब से अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 से आया 20 से गया, तो इनिशियल मोमेंटम अगर मैं नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लेता हूं चलो थोड़ी देर के लिए, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल की अगर हम बात कर रहे हैं तो P फाइनल कितना हो जाएगा, -20 इंटू 1 माइनस, और P इनिशियल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 इंटू 1, यानी कि आ जाएगा ये -30 न्यूटन सेकेंड चेंज इन मोमेंटम। और मैं से मैग्नीट्यूड बताना था तो मैग्नीट्यूड हमने यहां से D देख के बता सकते हैं। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ रिलेटिव मोशन से करने का, इलास्टिक कोलिजन था इसलिए। लेकिन अगर मान लो E वाली इक्वेशन दे रखी होती, मुझे बस बेसिकली ये 20 मीटर पर सेकंड ही निकालना है, सेकंड कहां गया इसमें से, हाँ मुझे बस ये 20 मीटर पर सेकंड ही निकालना है और कुछ यहाँ पे बाकी तो ये वाला पार्ट तो हम कर ही लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन है वो क्या कहता है, वो कहता है -E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1। अगर E की वैल्यू 1 ना दे रखी होती, कुछ और दे रखी होती, तो भी इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, तो -E की वैल्यू मैंने 1 डाल दी क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, और लेट अस से हम ऊपर पॉजिटिव मान लेते हैं, इसके लिए ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लेते हैं, हाँ ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा, देखो V2 तो इसकी फाइनल वेलोसिटी तो 5 ही आने वाली है, माइनस V1 वो तो निकालना है, अपॉन U2 इसकी इनिशियल 2 की इनिशियल वेलोसिटी वो 5 ही है, माइनस, और U1 कितना आएगा, U1 की वैल्यू आएगी -10। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर पॉजिटिव माना, ये नीचे आ रहा था। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस -10 यानी कि आ गया वो 20। तो यहां पे अगर आ गया, सॉरी 5 माइनस -10 यानी क्या आ गया ये 15, और यहां पे आ गया -15। तो यहां से पता चलेगा क्या, -15 इज इक्वल टू 5 माइनस V1। तो V1 की वैल्यू जो आएगी वो 20 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। पहले हमने रिलेटिव मोशन से किया था और अब हमने यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन लगाकर भी कर लिया। अब इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं, मास चेंज इन वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम भी आ जाएगा। और उसका जो मैग्नीट्यूड उन्होंने यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है वो आपको 30 न्यूटन सेकंड मिल जाएगा। माइनस साइन जो हमारा आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने नीचे पॉजिटिव मान लिया था, वो तो हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से आ रहा है, क्वेश्चन में कोई भी साइन कन्वेंशन डिफाइन नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, अ मास m मूव्स विद अ वेलोसिटी v एंड कोलाइड्स इनइलास्टिकली विद अनदर आइडेंटिकल मास एट रेस्ट। ठीक है, तो अगर एक मास है वो रेस्ट पर है और एक दूसरा मास है वो v वेलोसिटी से भागा चला आ रहा है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट मास मूव्स विद अ वेलोसिटी v by √3 इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन। यानी कि बाद में क्या हुआ कि ये दोनों टकराए और ये वाला जो मास है, इस वाले मास की वेलोसिटी इधर की तरफ v by √3 आ गई। अब सवाल ये है कि दूसरे वाले मास की वेलोसिटीज क्या आएंगी। देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करता हूं, वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो अगर इसकी वेलोसिटी, दोनों आइडेंटिकल मासेस हैं, दोनों का मास है, ठीक है, तो अगर ये v by √3 से ऊपर जा रहा है तो ये भी v by √3 से नीचे जाएगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में क्या था, 0। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि इसकी वेलोसिटी v1 मान लो नीचे की तरफ। ठीक है, चलो वैसे ही कर लेते हैं, बिल्कुल जो स्टैंडर्ड तरीका है कि भाई इसकी वेलोसिटी अपन vy मान लेते हैं और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx मान लेते हैं। तो अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंसिडर करूंगा तो क्या मिलेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0 इज इक्वल टू दूसरे वाले का कितना आया, m इंटू v बाय √3, और पहले वाले का, और दूसरे वाले का क्या आया, -mvy। यहां से पता चलेगा vy की वैल्यू आ गई v बाय √3। इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल नीचे जा रहा है v बाय √3 से।
दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंसिडर करेंगे तो क्या आएगा, इनिशियल मोमेंटम क्या था, mv इज इक्वल टू, फाइनली इसका मोमेंटम तो जीरो हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, प्लस दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, m इंटू वी एक्स। यहां से पता चला vx की वैल्यू कितनी आ गई, v आ गई। अब खास बात यह है कि इन्होंने खुद बोला है क्वेश्चन के अंदर कि ये इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस होना चाहिए था, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस देखना चाहता हूं तो उस केस में आप ये देखेंगे कि भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वुड बी गिवन बाय हाफ m v स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, ये आ जाएगी हाफ m v बाय √3 का स्क्वायर इसकी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, प्लस हाफ m और vx स्क्वायर प्लस v बाय स्क्वायर का रूट, वो स्पीड आती, तो वो हो जाएगी आपकी हाफ m, नीचे लिख देता हूं, प्लस हाफ m v स्क्वायर प्लस v बाय √3 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि पहले की काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, बाद की काइनेटिक एनर्जी तो खुद ही हाफ m v स्क्वायर का टर्म आ रहा है, साथ में कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें और हैं। इसका मतलब क्या है कि बाद में काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जो कंडीशन इन्होंने दे रखी है उसके हिसाब से तो बाद में काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज हो गई। और इस बात का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि डेफिनेटली किसी और ने भी यहां पे कुछ वर्क किया है, किसी और ने भी यहां पे फोर्स लगाई है, कुछ और मोमेंटम भी इंपार्ट हुआ है किसी और की वजह से, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन देखते हो तो आपको यहां पे दिखता है एक ऑप्शन, द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम इज नॉट पॉसिबल विदाउट एक्सटर्नल इंपल्स। तो ऑफ कोर्स यही हो जाएगा आपका सही आंसर। समझ में आई ये वाली बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है बहुत ही खूबसूरत सवाल, ठीक है। देखो, फ्रॉम व्हाट मिनिमम हाइट h must the system be released when the spring is unstretched so that after perfectly inelastic collision with ground b may be lifted off the ground, ठीक है। तो मतलब अगर अब होना ये है कि ये पहले रिलैक्स थी स्प्रिंग, मान लो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो था वो k मान लेते हम लोग, ठीक है, और इसको छोड़ दिया रेस्ट से। बहुत ध्यान से देखना, बहुत खूबसूरत सवाल है। हम यहां पे ये कह सकते हैं कि भाई थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये ब्लॉक जमीन पे पहुंच चुका होगा 2m मास का, ठीक है, और ये स्प्रिंग अभी भी वहीं पर, अभी भी रिलैक्स मान के चल रहे हैं हम, और ये यहां पे इस जगह पे m मास है। प्लीज नोट, चूंकि ये फ्री फॉल कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ √2gh हो जाएगी, ठीक है। पर अब एक बात ध्यान रखना कि ये इसकी नेचुरल लेंथ तो है, ये जो सिचुएशन है ये नेचुरल लेंथ है, पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां आएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी यहां पे कहीं, और ऑब्वियसली इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, इन दोनों के बीच की दूरी होगी mg/k। ये देखो जरा, समझ में आ रहा है क्या? नेचुरल लेंथ और इक्विलिब्रियम पोजीशन के बीच की जो दूरी है वो होगी mg/k, ठीक है। अब क्या होगा, ये कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। मान लो कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस नीचे जाके रुका। अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस नीचे जाके रुका तो इस बात का मतलब क्या हुआ? पहले बात तो हम ये पता करते हैं इस जगह पे वेलोसिटी क्या आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई यहां से लेके यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं। तो हमें पता है कि वर्क डन, हमें यह पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा छोटे मास के ऊपर, mg, और कितना गिरा वो, mg/k प्लस x गिरा, ठीक है। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है, माइनस हाफ k। व्हाट इज द फाइनल डिफॉर्मेशन, फाइनल डिफॉर्मेशन हो गया mg/k प्लस x, mg/k प्लस x का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल डिफॉर्मेशन, इनिशियल डिफॉर्मेशन 0 था, इनिशियल डिफॉर्मेशन हो गया 0, तो यहां पे आ गया 0 का स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी,
अब यहां पे आते आते रेस्ट पर आ गया, इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ m इंटू √2gh, जो वेलोसिटी थी इसकी उस टाइम पे, उसका स्क्वायर, यानी कि 2gh। 2 से 2 कट गया तो माइनस mgh आ गया। ठीक है, यहां से सॉल्व करके हम x निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, बेसिकली x होना कितना चाहिए, यह सबसे क्रूशियल पार्ट है यहां का। भाई हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि ये 2m मास जमीन से उठ जाना चाहिए। अगर 2m मास को जमीन से ऊपर उठाना है तो उस कंडीशन में क्या होगा, थोड़ी सी देर बाद जो होने वाला है वो ये है कि ये ब्लॉक तो नीचे रखा हुआ है, ये अपनी नेचुरल लेंथ से इक्विलिब्रियम पोजीशन क्रॉस करते हुए एक्सट्रीम पोजीशन तक आएगा। ठीक है, क्योंकि अब उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी हम 0 मान के चल रहे हैं, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, और अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ये रुका। अब होगा क्या कि वैसे हम ऑसिलेशंस की बात करें या सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर आपने पढ़ा हुआ हो तो उसकी बात करें, तो एक्सट्रीम पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन के जितना इधर होती है एक एक्सट्रीम, दूसरी एक्सट्रीम उतनी ऊपर होती है। इसका मतलब अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से x नीचे आया है तो ऊपर जाते टाइम ये x तक ही ऊपर जाएगा। अगर ये ब्लॉक नीचे रह गया तो लिमिटिंग कंडीशन में हम ये मानना चाहते हैं कि भाई 2m को जमीन से जस्ट उठाना है। 2m जमीन से कब उठेगा? जब स्प्रिंग में इतना स्ट्रेच आ जाए कि स्प्रिंग फोर्स 2mg के बराबर हो जाए। इसका मतलब क्या है कि हम ये कह सकते हैं थोड़ी देर बाद ये होने वाला है कि एक्सट्रीम कंडीशन की बात करें तो यहां पे तो है 2m मास। ठीक है, ये अभी भी नेचुरल लेंथ है, ये अभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन ही है, इन दोनों के बीच की दूरी है mg/k, और नीचे वाला एक्सट्रीम मान लीजिए x था, देख माना ही हमने ऑलरेडी। तो सिंपल सी बात है कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से उतना ही ऊपर जाएगा। अगर इसको एक्सट्रीम पोजीशन से x ऊपर, सॉरी मीन पोजीशन से x ही ऊपर जाना है तो ये दूरी भी x हो जानी चाहिए। इसका मतलब उस सिचुएशन में एक्सटेंशन कितना आया, स्प्रिंग कितनी एक्सटेंड हुई? भाई इतनी तो यहां तक तो नेचुरल लेंथ थी, तो वो स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना आया? x माइनस mg/k। जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन कौन सा वाला हो जाएगा? एक्सटेंशन हो जाएगा ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? और वो हो जाएगा x माइनस mg/k, और इतने एक्सटेंशन की वजह से जो kx आएगा या जो स्प्रिंग फोर्स होगी, अगर वो 2mg के बराबर हो गई तो ये ब्लॉक जमीन से ऊपर उठ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि k मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2mg/k की वैल्यू हो जानी चाहिए 2mg। 2mg। ठीक है, और जैसे ही आपने ये लिखा यहां से पता चला kx माइनस 2mg इज इक्वल टू 2mg। ठीक है क्या? एक मिनट, सॉरी ये गलत लिख गया मैं, एक यहां पे mg/k आएगा। हाँ, तो kx माइनस mg/k, kx माइनस mg इज इक्वल टू 2mg। हाँ, और यहां से पता चलेगा कि kx की जो वैल्यू आई है वो आ चुकी है 3mg। अब कुल मिला के जो हमको करना है वो ये है कि हमें चाहिए थी h यहां लिखा हुआ है, और x की वैल्यू हमको 3mg/k मिल चुकी है। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब इसके अंदर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहां से सॉल्व करते टाइम हमें ये मिलेगा कि पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा mg का स्क्वायर। ठीक है, mg का स्क्वायर अपॉन k प्लस mgx प्लस mgx माइनस हाफ के x। एक मिनट, इसमें x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 3mg/k। डाली जाते ना, एक काम करते हैं, नहीं तो जगह की दिक्कत आएगी फिर अपने को। तो mg इंटू mg/k प्लस x की वैल्यू डाल दी हमने, कितनी? x की वैल्यू खुद है 3mg/k, तो यहीं पे डाल देते हैं, काम करते हैं। ठीक है, वैल्यू डालते जाते हैं, तो यहां पे बन जाएगा mg इंटू
mg बाई के प्लस x की वैल्यू है 3mg बाई के, यानी कि ये आ गया 4mg बाई के माइनस हाफ के, और यहां पे है mg बाई के प्लस 3mg बाई के, यानी कि 4, यानी कि 16 m स्क्वायर g स्क्वायर बाय के स्क्वायर, के से के कट गया, शुड बी इक्वल टू माइनस mgh। अब जैसे ही हमने यहां पे ये लिखा, यहां पे एक तो मुझे mg कटता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, और एक यहां पे 4 कटता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, और क्या कुछ हो रहा है क्या, सॉरी 8 आएगा यहां पे, हाँ ये 8 आया, और इसका मतलब 4mg माइनस 8mg बाई के इज इक्वल टू h। तो h की जो वैल्यू आ इक्वल टू माइनस h, तो h की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 4mg बाई के। सॉल्व करके देखो जरा 4mg बाई के ऑप्शंस में था क्या, ऑप्शंस कहां गए, हाँ ये रहे, mg बाई के 4mg बाई के 4mg बाई के हमको ऑप्शंस मिल गया, यानी कि सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे। समझ में आई ये वाली बात, बढ़िया सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 2 balls of masses 1 kilogram are connected by an inextensible massless string। ठीक है, तो यहां पर एक बॉल है, इसका मास है 1 किलोग्राम, यहां पर एक बॉल है, उसका मास 1 किलोग्राम, ठीक है। अब क्या हुआ, द सिस्टम इज रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एन इंपल्स ऑफ 10 न्यूटन्स is applied to one of the balls at an angle 30 degree with the line joining the balls in horizontal direction। ये horizontal plane की बात हो रही है, horizontal direction में ही लगा दी force, और assuming that the string remains taut after the impulse, the magnitude of impulse of tension is। देख लेते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर। देखो एक ये रस्सी, यहां पर एक मास, यहां पर एक मास, इस पे इंपल्स लगाई गई है 10 न्यूटन सेकंड की। अब सिंपल सी बात है, इंपल्स जो होती है, इंपल्स इज इक्वल टू मास चेंज इन वेलोसिटी, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो एमवी बोल सकते हैं, m1 दे रखा था, यानी कि वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अगर हम स्ट्रिंग का इंपल्स मान के नहीं चलते तो मान लो स्ट्रिंग हल्की सी लूज थी, तो बिल्कुल जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी इसकी वो कितनी आएगी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड, और इसके अलोंग यहां पे ये एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि इसका इधर इस डायरेक्शन में, ये 1 किलोग्राम का है, ये भी 1 किलोग्राम का है, इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 10 cos 30 थी, जब रस्सी ढीली थी, ये रुका हुआ था, तो इस डायरेक्शन में अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करूं तो वो क्या आएगा, हम कह सकते हैं 1 × 10 cos 30 शुड बी इक्वल टू, बाद में दोनों मास एक साथ जाएंगे, दोनों की वेलोसिटी v मान लेते हैं, तो 2m × v, इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करते हुए फाइनल वेलोसिटी मैंने दोनों की इस डायरेक्शन में v ही मान ली। जैसे मैंने ये लिखा v की वैल्यू, अब यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मास तो 1 दे ही रखा है, वो 1 से कट गया, और 10 cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये आ गया 5 × √3, और एक 2 और आ गया नीचे, ये आ गई वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी आई है, दोनों की वेलोसिटी आई है। अब मुझे अगर टेंशन का इंपल्स चाहिए, तो यार टेंशन ने इंपल्स सिर्फ इस पे लगाया, मतलब इस पे भी लगाया और उस पे भी लगाया, उस पे 2 इंपल्स है, जो एक एक्सटर्नल हमने लगाया और जो रस्सी ने लगाया, इस पे सिर्फ एक ही है जो रस्सी ने लगाया, तो इसका चेंज इन मोमेंटम जो निकालेंगे वो सीधे टेंशन का इंपल्स दे देगा क्या, तो इसका चेंज इन मोमेंटम कितना आने वाला है, इसका चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा m × v, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 5√3/2, और जो इंपल्स आएगा, इंपल्स की वैल्यू हो जाएगी m यानी 1 × और फाइनल वेलोसिटी 5√3/2, यानी कि इंपल्स ड्यू टू टेंशन इज गोइंग टू बी 5√3/2 न्यूटन सेकेंड। ऑप्शंस में दे रखा कहीं, हाँ 5√3/2 न्यूटन सेकेंड, बॉम्बे इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है ये, देयर आर 3 ब्लॉक्स व्हिच आर इनिशियली प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। ये 3 ब्लॉक रखे हुए। ब्लॉक ए हैज अ मास m and initial velocity v to the right. Block B has a mass m and block C with a velocity 4m are both initially at rest. ये दोनों रेस्ट पर थे, ये v वेलोसिटी से जा रहा था। Neglect friction, all collisions are elastic. The final velocity of block A is, देख लेते हैं। तो भाई एक बात आप जानते होंगे, और वो ये है कि जब इलास्टिक कोलिजन होता है और दोनों मासेस सेम होते हैं, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन एंड मासेस आर सेम, उस केस में वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं। अगर आपने कभी पूल या बिलियर्ड्स या कैरम बोर्ड में भी अगर आपने खेला हो तो आपको इस बात का आइडिया होगा। कैरम बोर्ड में फिर भी थोड़ा सा स्ट्राइकर और गोटियों के मास का डिफरेंस होता है, लेकिन पूल में
जो बॉल्स होती हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होती है मास वाइज, बस कलर अलग होता है। तो उसमें क्या है कि आपको ये बात ज़्यादा अच्छे से पहचान में आएगी कि भाई अगर एक बॉल खड़ी है, दूसरी बॉल आ रही है, अगर ये आई, ये रुकी और दूसरी चली जाएगी, तो जो वेलोसिटीज होती है वो एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटीज एक्सचेंज हो रही है, इस बात का मतलब क्या है, देखो पहली बात तो ये m आएगा इससे टकराएगा, a आएगा b से टकराएगा। अब होगा ये कि a रुक जाएगा और b v वेलोसिटी से चला जाएगा। अब जब b जो है वो v वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा तो वो c से टकराएगा। सवाल ये है कि जब b c से टकराएगा तो क्या होगा, क्योंकि इन दोनों के मासेस आपस में बराबर नहीं है, एक का m है एक का 4m है, तो उस केस में क्या होगा, सीधी सी बात यह है कि भाई अगर ये m है और वो है 4m, इसकी वेलोसिटी थी v, इसकी वेलोसिटी थी 0, मान लेते हैं थोड़ी सी देर बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और उसकी वेलोसिटी हो गई v2। तो एक तो हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, और मोमेंटम कंजर्व करोगे तो इक्वेशन आएगी क्या, m इंटू v इज इक्वल टू mv1 प्लस 4mv2। एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, E वाली इक्वेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। तो माइनस E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। E की वैल्यू 1, v2 तो v2 माना ही है हमने, v1 माना ही है हमने, u2 तो 0 था, 2 की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, माइनस u1 v था। तो यहां से हमें पता चलेगा v2 माइनस v1 की वैल्यू v ही आ गई, ठीक है। अब यहां से m और m कट ही चुके हैं, तो एक मुझे ये पता चल रहा है कि v1 प्लस 4v2 की वैल्यू v आ रही है। एक तो ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, और ये वाला जो एक्सप्रेशन आएगा वो देगा आपको v2 माइनस v1 की वैल्यू v के बराबर, ठीक है। अब मेरे को देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे सही बताऊं तो c नहीं चाहिए, मुझे b की वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि ये टकरा के वापस लौटने वाला है, वो फिर a को टकराएगा और वो अपनी वेलोसिटी सारी a को दे देगा। पूछा ये गया था कि a की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो a की वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि जब b c से टकराया, फिर c से वापस आया, फिर वापस आके a से टकराया, तो a की वेलोसिटी कितनी हुई। तो उसके लिए मुझे ये चाहिए कि b की वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन विद c कितनी है, और b की वेलोसिटी हमने मानी v1, तो मुझे v1 चाहिए। तो मैं v1 एलिमिनेट नहीं करना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 4 लगा दो, यहां भी 4 लगा दो, और यहां भी 4 लगा दो, और फिर इन दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट। तो जैसे आप इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करते के साथ ही 4v2 माइनस v2 ये दोनों कैंसिल हो गए, v1 माइनस 4v1, यानी कि ये आ गया v1 माइनस 4v1, तो ये आ गया माइनस मतलब 5v1 आ गया ये, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 3v, ठीक है, आ गया, हाँ, तो ये आ जाएगा माइनस 3v, यानी कि v1 की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस 0.6v। माइनस साइन ये चीख के कह रहा है कि टकराने के बाद ये वापस आने वाला है। देखो अगर ये कहीं वेलोसिटी पॉजिटिव आ जाती, इसका मतलब था कि b टकराने के बाद आगे ही चला गया, तो सवाल तो a के लिए पूछा गया था, तो a तो खड़ा ही रह गया, a ने तो कुछ किया ही नहीं, तो a का आंसर 0 आ जाता, हालांकि 0 ऑप्शंस में है नहीं, तो ये तो अच्छा हुआ कि आंसर नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि b सब c से टकराया, तो टकराने के बाद 0.6v से पीछे आया। अब जब ये पीछे आ रहा है तो फिर से वही इलास्टिक कोलिजन, सेम मासेस और हेड ऑन कोलिजन, इसका मतलब वेलोसिटी फिर से एक्सचेंज होंगी। ए रुका हुआ था, अभी तक खड़ा था, वो तो वेट कर रहा था, बी आया 0.6v से, तो अब जब बाद में एक्सचेंज हो जाएगा तो बी की वेलोसिटी हो जाएगी क्या, 0.6, बी की वेलोसिटी हो जाएगी 0 और ए की वैल्यू हो जाएगी 0.6v टुवर्ड्स द लेफ्ट। ऑप्शंस में दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से, 0.6v टू द लेफ्ट। समझ में आई? अच्छा, इसके बाद अगला सवाल, 2 billiards ball undergo a head-on collision. Ball 1 is twice as heavy as ball 2. Initially, ball 1 moves with a speed v towards 2, which is at rest. Immediately after the collision, ball 1 travels at a speed v by 3 in the same direction. What type of collision has occurred? क्या करना है इसमें, आओ देखते हैं। तो भाई दो बॉल है, एक बॉल ये रही, एक ये रही। 2 billiards ball undergo a head-on collision. Ball 1 is twice as heavy as ball 2, तो ये हो गया 2m mass, इसका हो गया m mass. Initially, ball 1 moves with a velocity v towards 2, which is at rest.
इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन बॉल 1 ट्रेवर्सेस द स्पीड v/3 इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि बाद में 2m की वेलोसिटी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v/3 रह गई और इसकी वेलोसिटी भगवान जाने कितनी हो गई, ठीक है, v1 मान लेते हैं उसको, ठीक है। वो मोमेंटम कंजर्वेशन से मेरे ख्याल से निकाला जा सकता है। जैसे अगर मैं इनिशियल मोमेंटम लिखूं तो कितना आएगा भाई, इनिशियल मोमेंटम जो लिखा जाएगा वो यहां होगा 2mv प्लस 0 इज इक्वल टू, यहां आया 2m इंटू v/3 प्लस mv1, ठीक है। तो 2mv माइनस 2mv/3 यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस 2/3 इंटू mv की वैल्यू आ गई m इंटू v1, m से m कट गया तो v1 की जो वैल्यू आई वो हो जाएगी 4v/3, ठीक है। तो अब v1 की वैल्यू आ गई 4v/3। अब अगर मुझे निकालना है e की इक्वेशन, तो e की इक्वेशन कैसे निकलेगी, माइनस e इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1, तो माइनस e इज इक्वल टू व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, इसको 2 और इसको 1 मान लेते हैं, तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी 4v/3, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी v/3, सॉरी फाइनल वेलोसिटी ऑफ 1 v/3, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी v, तो यानी कि वहां पे आपके पास आंसर क्या है 4v/3 माइनस v/3 कितना हो जाएगा 4v/3 माइनस v/3, तो ये आ जाएगा v, ठीक है। और अगर ये आ गया है v आ गया ना ये, हाँ, तो 4v/3 माइनस v/3 ये आ जाएगा v, और यानी कि माइनस e की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी v अपॉन माइनस v, तो माइनस v से v कट गया और इससे पता चला कि e की वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब जो कोलिजन है वो यहां पे इलास्टिक होने वाला है। समझ में आ गई ये वाली बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये वाला, in a smooth stationary cart of length d, a small block is projected along its length with a velocity v towards the front, ठीक है। Coefficient of restitution for each collision is e, the cart rests on a smooth ground and can move freely. The time taken by the block to come to rest with respect to cart is, देखो पहले कार्ट रुकी हुई थी, अंदर वाला ब्लॉक आगे चल रहा है, स्मूथ है, नीचे फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, तो ये कार्ट के रिलेटिव मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, जो बस जब टकराएगा तभी इसकी वेलोसिटी चेंज होने वाली है। तो अगर ये v वेलोसिटी से गया तो कितना टाइम लगेगा पहली बार दीवार तक पहुंचने में, तो पहली बार दीवार तक पहुंचने में जो टाइम लगने वाला है वो हो जाएगा d/v। अब जब जाएगा तो देखो कार्ट आगे चलेगी, ये पीछे आएगा, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, इसका मतलब बाद में जो रिलेटिव स्पीड है वो ev बन जाएगी, तो वो कार्ट के रिलेटिव जो उसकी स्पीड है वो ev हो जाएगी, यानी कि d डिस्टेंस उसको फिर भी कार्ट के अंदर ही चलना है, तो अगली बार उसको जो टाइम लगेगा वो d/ev का लगेगा। फिर जब वो यहां आएगा तो फिर से e से मल्टीप्लाई हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। और अगर फिर से d/ev हो गया, इसका मतलब अब जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, दिस प्लस अगली बार जो टाइम लगेगा वो d/e² बन जाएगा टाइम, ठीक है। और ऐसे करते 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 हर बार d/e³ एंड सो ऑन, तो जो टोटल टाइम आने वाला है वो d/v प्लस d/ev। अब वो धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है, अब स्लो होता जाएगा तो हर जो टर्म है वो पिछले टर्म से बड़ा होता जाएगा, वैसे भी दिख रहा है e 1 से छोटा होता है, डिनोमिनेटर में e ऐड होता जा रहा है, मतलब हर टर्म पिछले टर्म से बड़ा है, तो ये डाइवर्जेंट सीरीज बन रही है। इसका मतलब ये हो गया कि हर टर्म पिछले टर्म से बड़ा आ रहा है, या ये कहो कि अगर आप देखो तो ये जीपी बन रही है, इस जीपी का कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, और अगर एक इनफाइनाइट जीपी है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो सम आएगा वो भी इनफाइनाइट ही आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। समझ में आ गई सबके वाली बात। अच्छा, फिर आता है अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ओपन वाटर टाइट रेलवे वैगन ऑफ मास इतना, मास 5 × 10³ किलोग्राम्स, कोर्स एट एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। वैसे ओपन और वाटर टाइट दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, इसका मतलब बस इतना सा है कि इसके अंदर जो है वो पानी भरा हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है, लेकिन वो पानी नीचे से लीक नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे एक ओपन वाटर टाइट वैगन है जिसका टोटल जो मास था वो 5 × 10³ किलोग्राम था, और वो आगे जा रही थी 1.2 मीटर पर सेकेंड से, विदाउट फ्रिक्शन ऑन अ रेलवे ट्रैक। रेन ड्रॉप, लो बारिश होने लग गई।
अब अगर बारिश होने लग जाएगी तो क्या होगा, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो जब बारिश होगी तो उसकी वजह से पानी भरेगा इसके अंदर। वर्टिकली हो रही है बारिश, तो हॉरिजॉन्टली बारिश की कोई का मोमेंटम नहीं था। द वेलोसिटी फॉर द वैगन आफ्टर इट हैज कलेक्टेड 10 to the power 3 या 1000 किलोग्राम पानी जब उसने और कलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसकी वैगन की वेलोसिटी कितनी होगी। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, भाई सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर लो, क्योंकि जो फोर्स जो लगेगी, एक्सटर्नल फोर्स भी या थ्रस्ट फोर्स आएगी, वो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल, और नॉर्मल भी लगेगा जमीन से, एमजी भी होगी, बहुत सारी फोर्सेस है वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे आएगा इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा भाई, इनिशियल मोमेंटम वुड बी गिवन बाय 5 × 10 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 इज इक्वल टू, बारिश का और इनिशियल मोमेंटम कुछ नहीं था, पहले तो वो वर्टिकली गिर रही थी, बाद में जब इसमें गिर गई तो साथ में चलने लग गई, तो इज इक्वल टू फाइनली 5 × 10 to the power 3 तो चल ही रहा है, प्लस 1 × 10 to the power 3 भी चल रहा है विद द सेम वेलोसिटी। इसमें 10 to the power 3 10 to the power 3 10 to the power 3 कट गए, ये आ गया तुम्हारा 5 × 1.2, ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 और डिवाइडेड बाय 6, दिस इज इक्वल टू द वेलोसिटी। अब 6/5 खुद 1.2 होता है, इसका मतलब ये सब कट पिट के 1 बन जाएंगे, यानी कि v की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। क्या ये कहीं ऑप्शंस में है, 0.5 to 1 मीटर पर सेकेंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। समझ में आई ये वाली बात। अच्छा, और इसके बाद आता है एक और सवाल। क्वेश्चन ये है कि अ रॉकेट ऑफ मास 4000 किलोग्राम, एक मिनट पहले रॉकेट बना लें अपन। देखो फिजिक्स में हमेशा डायग्राम्स को सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर ले तो ज्यादा अच्छा रहता है वो, ताकि आपको बढ़िया सी फील आती रही कि भाई चल के आ रहा है दुनिया में, ठीक है। तो एक रॉकेट है, 4000 किलोग्राम का रॉकेट है भाई साहब, बहुत भारी है, इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग। How much gas be ejected per second so that the rocket may have initial upwards acceleration of 19.6 meters per second square? हम चाहते हैं कि ऊपर की तरफ जो एक्सेलरेशन आए वो आए 19.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की, और इसमें से निकल रही है गैस, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी इन्होंने आपको दे रखी है 980 मीटर्स पर सेकेंड, वी नॉट, एग्जॉस्ट की वेलोसिटी वी नॉट दे रखी है 980 मीटर्स पर सेकेंड। तो जो थ्रस्ट फोर्स होती है वो कितनी होती है, थ्रस्ट फोर्स इज गिवन बाय यू रिलेटिव इनटू dm/dt, ठीक है, सुना होगा आपने ये। तो एफ थ्रस्ट इज इक्वल टू यू रिलेटिव इनटू dm/dt, ठीक है, dm/dt ही वो पूछ रहे हैं, यू रिलेटिव आपको दे रखी है, मतलब इसके जो रॉकेट है, रॉकेट के रिलेटिव जो एग्जॉस्ट की वेलोसिटी है वो आपको दे रखी है। तो थ्रस्ट फोर्स कितनी आएगी, अब सिंपल सी बात है, पहली बात तो यहाँ पर यह है कि एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में कई बार एक गलती होती है, और वो ये है कि हम mg को कंसिडर करना भूल जाते हैं। भाई जमीन से लिफ्ट ऑफ हो रहा है ना उसको, सिंपल सी बात है, इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस क्या क्या हैं, एक तो mg है और एक इसके ऊपर लगने वाली थ्रस्ट फोर्स है, दो ही तो फोर्सेस हैं। जब वो एग्जॉस्ट नीचे मारेगा तो उससे थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगेगी, वो यहां से गिवन है, और एक mg नीचे लगने वाली है। तो इसका मतलब हम जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो क्या आएगा, दैट वुड बी गिवन बाय, expression would be given by F thrust minus mg is equal to mass into acceleration, ठीक है, यानी F thrust की वैल्यू हो गई u relative into dm/dt is equal to मास हो गया 4000 मल्टीप्लाइड बाय g प्लस a। अब g कितना था, g होता है 9, देखो 19.6 दिया है तो अपन 9.8 ले लेते हैं, वैसे तो यूजुअली हम लोग 10 ले लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 9.8 प्लस 19.6, यानी कि एक्चुअली 9.8 × 3 हो गया। यू रिलेटिव खुद आपको दे रखा है 980, तो अगर आपको यू रिलेटिव 980 दे रखा है तो लिख देते ना यहाँ पे 9 × 980, ठीक है। अब बस काटपीट मचानी है और क्या करना है, देख लो ध्यान से क्या मचेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा, ये हो गया 3 × 9.8, पॉइंट हटा के 0 नीचे लगा देते हैं, तो 98 तो इस 98 से कट गया, एक 0 इस 0 से कट गया, ये 0 इस 0 से कट गया, और dm/dt की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, dm/dt की वैल्यू आ जाएगी 120 किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है। तो 120 किलोग्राम पर सेकेंड ऑप्शंस में है, बिल्कुल है, सही आंसर हो जाएगा कैलकाटा। समझ में आ गई वाली बात। चलिए, तो उम्मीद है कि अभी हमने जो क्वेश्चंस किए अच्छे क्वेश्चंस भी थे इसके अंदर, बढ़िया बढ़िया।
तो उम्मीद है इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप ये बात समझ पाएंगे कि इन चैप्टर्स के, इस चैप्टर के अंदर जो भांति के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जो कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, उनका आपका एक अच्छा रिवीजन हो गया होगा। और विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।